तो चलिए हम शुरू करेंगे नाभिक का जो है लेक्चर नंबर 17। और जैसे कि जो है 16 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, तो आशा है कि आपने इतनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली होगी। और चलिए तो फिर अपना अगला लेक्चर जो है इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 13.4, उदाहरण 13.5, और जो है अल्फा क्षय जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण पढ़ने से पहले सबसे जरूरी है क्या आपको जो है फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अगर आपको सूत्र याद है सारे और थ्योरी आपको क्लियर हो, उदाहरण करने में ज्यादा समस्या नहीं होती। ऐसा मेरा मानना है, और मैं भी जो है इसी जो है फॉर्मूले को मतलब इसी सूत्र को लगाता था लाइफ में जब मैंने जो इस चैप्टर को पढ़ा था। तो नाभिक चैप्टर को पढ़ते टाइम मैंने हर एक सूत्र को अच्छे से पढ़ा था। और थ्योरी जो है वो मुझे जो पूरी मेरे लिप्स पर थी, मतलब थ्योरी जो है पूरी मुझे अच्छे से याद थी। तो बस मेरा चैप्टर जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था ये चैप्टर। तो आशा है कि मैं ये आशा कर रहा हूँ कि चैप्टर आपको भी जो है अच्छा लगेगा। और साहब मेरे जो है पढ़ाए हुए तरीके से बस पढ़िए। जैसा मैं कहता हूँ तीन चार पढ़ते जाइए, और जो मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले उनको याद करते जाइए। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण 13.4, शहीद हो रहे यूरेनियम 238, और जिसका जो द्रव्यमान क्रमांक है, और परमाणु क्रमांक कितना है? 92 है। कि अल्फा क्षय के लिए अर्ध आयु 4.5 × 10⁻⁹ यूरेनियम 92 228 के 1 ग्राम नमूने की एक्टिवता क्या होगी? तो इसकी एक्टिवता निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम जो है टी हाफ जो मतलब जो अर्ध आयु है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो अर्ध आयु का फॉर्मूला रुकिए जरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने उसको हटा दिया जिसमें जो है मैं सॉल्व करके आपको समझा पाऊँ। तो देखिए हमको अर्ध आयु कितनी दी हुई है? कितनी दी हुई? 4.10⁻⁹ लेकिन जो है ये जो है वर्ष दिए हुए हैं, लेकिन हमको जो है सेकंड्स में आंसर चाहिए। जिसको सेकंड्स में आंसर चाहिए तो इसके लिए जो है या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसका गुणा कीजिए पहले 12 से, जिससे मंथ निकलेंगे, फिर उसके बाद हफ्ते से, फिर घंटे से, फिर मिनट से, फिर सेकंड से। और या फिर आपका जो है डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है, ये देखिए, जिसमें जो है डायरेक्ट उसका गुणा कीजिए 3.16 गुणे 10⁻⁷ से। इससे इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप ये जो है अर्धायु निकाल आएगी। और फिर जो है अब आप ऐसा हमको क्या दिया हुआ? 1 ग्राम नमूने में निकालना है, जिसको जो हम एवोगैड्रो नंबर की वजह से मदद से इसका जो है हम वो निकाल लेंगे नंबर ऑफ जो है उसकी जो है क्या बोलते हैं उससे, ये देखिए क्या बोलते हैं इससे हम परमाणु की क्या बोलते हैं कितने जो है के बराबर परमाणु परमाणु निकालना है वो। एवोगैड्रो नंबर बराबर जो है परमाणु होते हैं, तो परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे? एवोगैड्रो नंबर की सहायता से निकालेंगे। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए तो ये जो है हमारी वैल्यू आ गई, ये वाली। ये देखिए, और किसी समस्थानिक के एक मूल में एवोगैड्रो एवोगैड्रो संख्या के बराबर परमाणु होते हैं। अतः 1 ग्राम यूरेनियम 238 बड़ा और नीचे 92 में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 10⁻³ क्योंकि किलोमोल में है, बटा उसका जो है हमको जो है द्रव्यमान संख्या चाहिए जो 238 है, और गुणा 6.05 गुणा 10⁻26 परमाणु पर किलोमोल में होंगे। तो जिसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप जो कितनी आएगी? 25.3 गुणा 10⁻20। तो क्षयता दर आर जो इसका फॉर्मूला हमको पता है जो लेमडा एन के बराबर होता है। तो लेमडा को जो इसका जो है अपन 0.693 बटा अर्धायु लिख सकते हैं। हम पहले भी जो है पढ़ चुके हैं कैसे लिख सकते हैं। जो यहाँ जो है हमने पहले देखा था कि इस जगह एल एन आया था हमारा, LN2। फिर LN2 की जगह LN2 की जो वैल्यू होती है 0.693, जो यहाँ हमने जो उसकी वैल्यू रखी थी। तो अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस गुणा एन, तो हमने इसको जो है बटा अर्धायु गुणा एन 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 की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली है
डायरेक्ट वैल्यू रख दी और जो है फिर हमारा ये आंसर आ गया। सेकंड इनवर्स में फिर हमने इसको बैकरेल में कन्वर्ट कर लिया, मतलब सेकंड इनवर्स को ही बैकरेल कहते हैं, तो बस उसको बैकरेल में लिख दिया। तो बस सिंपल हमारा आंसर आ गया। तो नॉर्मल इजी सा न्यूमेरिकल था, इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट लगने नहीं थे। तो चलिए अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। और फिर तो बी शय द्वारा टाइट्रियम की अर्ध आयु 12.5 वर्ष है, और 25 वर्ष बाद शुद्ध टाइट्रियम के एक नमूने का कितना अंश अवघटित होगा। चलिए देखते हैं इसको। परिभाषा के अनुसार 12.5 वर्ष बाद टाइट्रियम के नमूने का 1/2 भाग बचेगा। अगले 12.5 वर्ष में इस आधे का फिर आधा यानी 1/4 भाग बचेगा। अतः 25 साल बाद शुद्ध टाइट्रियम के किसी नमूने का 1/4 अपघटित भाग रहेगा। समझ में आया आपको? इसमें कुछ था नहीं, बस इसको थोड़ा सा, ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल नहीं था, तो वही दिक्कत वाली आती है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमने कहा था कि आज हम जो है अल्फा शय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना अब लेक्चर उदाहरण पढ़ने के बाद। करके है ना कि यूरेनियम जिसका जो है हमारा द्रव्यमान संख्या दी हुई है 238, और परमाणु संख्या दी हुई है 92 का, थोरियम थोरियम बोलते हैं इसको, और जिसकी जो है द्रव्यमान संख्या दी हुई है 234, और जो है परमाणु संख्या दी हुई है 90 में क्षय अल्फा क्षय का एक प्रचलित उदाहरण है। इस प्रक्रिया में हीलियम नाभिक, जो हमने बताया था आपको, जो अल्फा क्षय से क्या निकलते हैं, हीलियम। हीलियम को कैसे लिखते हैं हम, ऐसे हीलियम लिखते हैं। और हमको पता है हीलियम में जो है जेड की वैल्यू 2 होती है और जो है ए की वैल्यू 4 होती है। ऐसे जो है हम हीलियम को लिखते हैं। ऐसे लिखा हुआ था, मुझे लिखने की जरूरत थी नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो ठीक है। जब यूरेनियम जो है दो टुकड़ों में टूटता है, तो जो है एक थोरियम और हीलियम, इन दो टुकड़ों में टूटता है, और इसमें हीलियम जो है निकलता है, इसलिए हम इसको अल्फा क्षय बोलते हैं। हमने पढ़ा था जो है जब जिसमें हीलियम निकलता है उसको हम अल्फा क्षय बोलते हैं। और हमने देखा था कि जिसमें बी जो अगर हीलियम निकले तो अल्फा क्षय, और प्रोटियम प्रोटियम निकलेगा तो बीटा क्षय, और हमने देखा था प्रोटोनियम निकले तो बीटा क्षय, और हमने देखा था कि जो अगर फोटोन निकले तो गामा क्षय। तो हमने 3 क्षय पढ़े हुए थे, तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। फिलहाल जो है अल्फा क्षय, इसको हमको पढ़ना है, और इसमें हीलियम जो है निकलता है। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। तो अल्फाशय में उत्पादित बिगड़ विघटन नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्षय होने वाले मूल नाभिक की तुलना में 4 कम होती है, तथा परमाणु क्रमांक 2 कम होती है। सामान्यतः किसी मूल नाभिक एक्स के ऊपर ए और नीचे जेड, जिसमें ए जो है उसका जो है द्रव्यमान संख्या है, और जेड जो है परमाणु संख्या है, कि विघटनज नाभिक वाई ए-4 और जेड-2 में रूपांतरित को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो ऐसा इन्होंने कैसा लगा, जब देखिए जब हीलियम, अब एक बात याद रखिए, जब ये दो टुकड़ों में टूटेगा तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि द्रव्यमान संख्या और जो परमाणु संख्या है वो दाएं ओर और बाएं ओर दोनों साइड बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा कि दाएं ओर ज्यादा होगी या बाएं ओर कम होगी, या बाएं ओर ज्यादा होगी या दाएं ओर कम होगी। तो देखिए अगर हम देखें, अगर हम इसको जो है अगर हमको पता है कि उस साइड जो हमने यूरेनियम 238 लिया है, उसका द्रव्यमान संख्या 238 है, ठीक है। अब हमको ये पता लगाना है कि इससे टूटेगा क्या, ये पता लगाना है। तो इसके बराबर क्या होगा, एक इसके बराबर होगा। मान लीजिए उसका जो वैल्यू हम जिस जो परमाणु बनने वाला है उसकी द्रव्यमान संख्या मान लीजिए एक्स है, और प्लस जो है हीलियम की परमाणु जो द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4, हमको पता है। सो इधर से हमको पता लगता है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 234। कहने का अर्थ यह है कि जो ये देखिए कैसे जो है द्रव्यमान संख्या जो भी इसके साथ जो है अपना नाभिक बना है, उसकी जो है जो है द्रव्यमान संख्या आ गई, सेम परमाणु संख्या के साथ होता है। तो यूरेनियम की परमाणु संख्या जैसे हमको पता है कि 92 होती है, तो ये किसके बराबर होगी, मान लीजिए कि जो थोरियम बना, हमको नहीं पता है थोरियम है, तो उसकी जो है हमको नहीं पता परमाणु संख्या क्या है, लेकिन हमको हीलियम की परमाणु संख्या पता है कि जो है वो 2 होती है। तो यहाँ से परमाणु संख्या कितनी आ गई, 90। तो ऐसे जो है हम निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ए और जेड है, और रुकिए जरा, ए जो है वो द्रव्यमान संख्या और जेड जो है परमाणु संख्या है एक्स की। तो जब हीलियम में 4 द्रव्यमान संख्या 2 परमाणु संख्या है, तो इसमें जो है इसमें 4 कम होगी द्रव्यमान संख्या में, तो 2 कम होगी परमाणु संख्या में इससे। बस ये जो है इसको इसको ने सूत्र के फॉर्म में लिखा है कि अगर आपको दिया हो अल्फा क्षय जो है हो रहा है, तो और ये अल्फा क्षय हो रहा है, और आपको ये दिया जाए किसका अल्फा क्षय हो रहा है, तो अब ये निकाल सकते हैं कि ये जो है क्या बनेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हम्म तो आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा
समतुल्यता संबंध समीकरण 13.6 तथा ऊर्जा संरक्षण से यह स्पष्ट है कि ऐसा स्वतः क्षय केवल क्षय उत्पादों का कुल द्रव्यमान प्रारंभिक नाभिक के द्रव्यमान से कम होने की स्थिति में ही संभव है। द्रव्यमान में यह अंतर उत्पादों की गतिज ऊर्जा के रूप में अवतरित होता है। नाभिकीय द्रव्यमानों की सूची में से यह ज्ञात किया जाता है कि थोरियम 234 जिसका जो है 234 जो है इसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान क्या बोलते हैं इससे, हाँ, द्रव्यमान संख्या होती है। और 90 जो है इसकी जो है परमाणु संख्या होती है, तथा हीलियम जिसकी 4 जो है द्रव्यमान संख्या होती है और 2 जो है परमाणु संख्या होती है। तो कुल द्रव्यमान वास्तव में यूरेनियम जिसका 238 जो है द्रव्यमान संख्या होती है और 92 जो है जिसकी परमाणु संख्या होती है के द्रव्यमान से कम होता है। कहने का अर्थ है कि जब जो यूरेनियम 230 दो जिसका द्रव्यमान संख्या 238 है, उसको जब दो दो पार्ट में तोड़ा गया तो यह ज्ञात किया गया कि जो द्रव्यमानों की द्रव्यमान थोरियम और हीलियम का जो है उनको मिलाया गया तो वो यूरेनियम के द्रव्यमान से कम निकला। तो ये देखिए हम इसको पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो हमने एक बार पढ़ी थी कि जब भी हम जो है नाभिक के अंदर दो न्यूक्लियन मतलब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन को मिलाकर जो है उसके अंदर लाते हैं, क्या बोलते हैं उसके प्रोटॉन के अंदर, सॉरी नाभिक के अंदर, तो हमने देखा था कि कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है बनती है, कुछ ऊर्जा बनती है। और हमने ये देखा था कि द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग निकालते हैं, जब उनको जोड़ते हैं तो वो जो है नाभिक के जो है द्रव्यमान से थोड़ा सा ज्यादा आता है, मतलब जब हम उनको जोड़ते हैं तो जो है हमको कम द्रव्यमान मिलता है। कहने का अर्थ है जब इन इन रिएक्शनों के बाद जो है द्रव्यमान जो है संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या कुछ ऊर्जा में परिवर्तित होती है, वो ऊर्जा जो है बाहर निकल जाती है, प्रकृति में जो है निकल चली जाती है। तो बस यही है कि जो है अब आपको ये याद रखना है कि द्रव्यमान संख्या जब भी हम किसी दो चीजों को जोड़ते हैं, थोड़ी सी जो है जो दो अलग अलग चीजों को जोड़ रहे हैं तो इनके जो द्रव्यमान होंगे वो जो मिलाकर जो चीज बनेगी उनके द्रव्यमान से जो है हमेशा ज्यादा होगी। और अगर एक जो है परमाणु को टूटकर जो दो चीजें बन रही हैं तो उस परमाणु की जो कम होगी उन दो जो चीजें बन रही हैं उनमें जो है ज्यादा जो है द्रव्यमान होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को जैसे यूरेनियम को तोड़ना चाहें तो हमको इसको कुछ ऊर्जा देनी होगी, और कुछ ऊर्जा देनी होगी तो वो ऊर्जा जो है द्रव्यमान में जो है परिवर्तित हो जाता है। और वही द्रव्यमान जो है फिर हमको जो है जब ये दो चीजें बनती हैं थोरियम और हीलियम, इनके इनमें दिखता है कि हाँ इनका द्रव्यमान बढ़ गया है। वो बढ़ता कैसे है? वो इसी प्रकार बढ़ता है कि जो ऊर्जा हमने दी थी वो द्रव्यमान में जो है परिवर्तित हो जाती है। तो आज हमने उदाहरण 13.4 देखा, उदाहरण 13.5 देखा और अल्फा क्षय के जो है के बारे में पढ़ा। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट। ये जो 13.4 था इसमें जो फॉर्मूला जो है मैं एक बार बताना चाहूंगा आपको, फॉर्मूला कौन कौन सा जरूरी है। तो इसमें जो है ये वाला फॉर्मूला बहुत जरूरी है, तो ये आपको आना भी चाहिए, ये फॉर्मूला तो जरूरी है ही। और ये एक ही फॉर्मूला इसमें यूज हुआ था। और ये बात आपको याद रखनी है कि इसको आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करके जो है परिवर्तित करना है पहले सेकंड्स में, उसके बाद ये आपको इस्तेमाल करने हैं ऐसी ही के जो है अर्ध आयु दी हुई है वर्ष में, तो वर्ष में ही इस्तेमाल नहीं करनी है आपको, उसको जो है पहले सेकंड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको इससे इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करोगे तो फिर जो है आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो बाकी ये जो है स्टेप जो मैंने आपको बताई है, ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गई तो ये स्टेप सबसे यहाँ पे प्रमुख थी। और अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो पीछे करके एक बार और देख सकते हो। ये स्टेप प्रमुख स्टेप है, और इसको अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। और ये जब आप इसको पहली बार करेंगे तो मुश्किल है कि आप इसको एक बार में कर पाए पहली बार में। तो अगर आप कर पाते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाते कोई समस्या वाली बात नहीं है। कभी हर प्रश्न जरूरी थोड़ी हमको आए, कुछ प्रश्न जो है हम पहले से जो पढ़ने के बाद जो है उनको समझते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न हमको पहले से आए। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आया तो अगर आपने अभी पढ़ लिया तो आपको आ गया होगा। चलिए, आज का जो है फिर हमने जो ये देखा कैसे जो है हमने देखा कि 1/4 भाग बचेगा 25 साल बाद, जबकि जो है 12.5 अगर उसका जो है अर्ध आयु है। फिर हमने देखा कि अल्फा क्षय कैसे होता है, अल्फा क्षय में हमको पता है हीलियम बाहर निकलता है, तो हमने इस तरह के जो है फॉर्मूला इसको बना के दिखाया कि ये कैसे जो है द्रव्यमान संख्या और कैसे जो है परमाणु संख्या जो है कम हो जाती है जब जिस परमाणु को तोड़ने पर एक जो है एलिमेंट बनता है हीलियम के साथ। तो चलिए, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने वही उदाहरण 13.4 और 13.5 करे और अल्फा क्षय को जो है हमने पढ़ा। और कल जो है हम अल्फा क्षय को कंप्लीट कर देंगे और एक उदाहरण जो है 13.6 लेंगे, और इसके बाद जो है हम बीटा क्षय पढ़ेंगे और उसके जो अगले लेक्चर में हम गामा क्षय को लेंगे। तो अब कुछ ही लेक्चर बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, जहाँ से लेक्चर का चैप्टर बचा नहीं है। तो फटाफट इस चैप्टर को हम लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। और आपको जो है हमारे साथ एनसीईआरटी पढ़ते चलिए, अगर आप एनसीईआरटी हमारे साथ कंप्लीट करते चलोगे तो आपकी एनसीईआरटी हो जाएगी। और अगर आप मेरे साथ एनसीईआरटी नहीं पढ़ते चलोगे तो लास्ट में बर्डन हो जाएगा, तो आपको एक साथ एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, जो आप ही को लगेगा फिर जो है बाद में पढ़ना, जो आप ही को मुश्किल पड़ेगा। तो अल्फा शाह को कंप्लीट करेंगे कल हम, जितनी एनसीईआरटी आपको पढ़ के आनी है। और उदाहरण जो है 13.6 जो है हम कल देखेंगे, तो आपको सारे सूत्र याद करके रखने हैं और आपको थ्योरी पूरी पढ़ के रखनी है, जिससे जो 13.6 जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए उदाहरण। और आपको जो 13.6 करके आना है घर से, पहले आप खुद से करके देखिएगा, हो सकता है आपको मतलब आएगा ही, आप करके देखिए आपको आ जाएगा।
नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल मैं लेक्चर में समझा ही दूंगा अगले लेक्चर में। और आ जाता है तो और एक बार आप लेक्चर फिर भी देख लेना, क्योंकि जो अल्फा शायद तो हम पढ़ाएंगे ही अगले लेक्चर में। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो उदाहरण जो 13.6 अगर आ जाता है तो आप वीडियो ना देखें, तो ऐसा नहीं है। अल्फा चाहे जो हम कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए जो आपको अगली लेक्चर दिखना ही दिखना है। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने बस अगले लेक्चर में, अल्फा शायद कंप्लीट करेंगे, उदाहरण जो है अपना 13.6 करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।